जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2। नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो एक बहुत जल्दी से इसका भी एक क्विक रिव्यू हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा गुडविल की। गुडविल होता क्या है? देखिए, गुडविल इज द नेम, फेम और रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। गुडविल क्या होता है बेटा? किसी भी फर्म का नाम, उसका फेम, उसकी रेपुटेशन होती है जो कि कस्टमर को फ्रीक्वेंटली उस फर्म के पास लेकर आती है और जिसकी वजह से एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। यानी गुडविल को कह सकते हो कि गुडविल वो अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा जो कि एक फर्म को अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। फीचर्स में देखिए, सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स। बाय नेचर गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंटेंजिबल है, हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते। ठीक है, दूसरा है बेटा डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द फर्म। इसका मतलब है गुडविल का बेटा बिना फर्म के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फर्म बंद हो जाती है तो गुडविल भी अपने आप ही जीरो हो जाती है। ठीक है, हेल्प टू अर्न हायर प्रॉफिट, पहले भी हमने बात कर ली कि गुडविल वो अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा जो एक फर्म को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या हायर प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा ब्रिंग कस्टमर फ्रीक्वेंटली। अभी बात की कि गुडविल जो है एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि कस्टमर को बहुत रेगुलरली फर्म के पास लेकर आती है, जिससे फर्म की सेल्स बढ़ती है और वो सुपर प्रॉफिट हायर प्रॉफिट कमाती है बेटा। ठीक है, कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय वेरियस फैक्टर्स। गुडविल बेटा जो है कई सारे फैक्टर से एग्जिस्टेंस में आती है। जैसे किसी फर्म की जो गुड्स की क्वालिटी वो बहुत अच्छी है इसलिए उसकी गुडविल अच्छी हो सकती है बेटा। उसके अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं इसलिए वो गुडविल अच्छी हो सकती है बेटा। या वो बहुत लोकेशनल एडवांटेज पर है, लोकेशनल एडवांटेज है उस फर्म को, तो इसलिए भी उसकी गुडविल अच्छी हो सकती है। मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे कि गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। अब आता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है बेटा कि जो गुडविल है इसकी वैल्यू अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग असेसमेंट की जा सकती है। सब्जेक्टिव डिपेंड करता है कि वैल्यूअर ने कितनी वैल्यू उसकी असेस्ट की है। जरूरी नहीं है एक फर्म के गुडविल मेरे लिए जितनी है आप लोगों के लिए भी उतनी हो सकता है आपके लिए उसकी गुडविल उससे भी ज्यादा हो और उससे कम भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये था गुडविल और उसकी फीचर्स। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, के किसी भी फर्म की गुडविल क्यों वैल्यूड की जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बेटा चेंज इन पीएसआर। मतलब जब पार्टनर इंटेंसली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं तो उस केस में हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी, पहला। दूसरा है बेटा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर किसी फर्म में आता है तो उस वक्त भी हमें जो है अपनी फर्म की गुडविल वैल्यूड करनी पड़ती है। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में भी हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ती है। इसके अलावा बेटा व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, इसका मतलब है जब कोई फर्म चलती हुई बेची जाती है तो उस टाइम पर भी उस फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा बेटा व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगमेट का मतलब बेटा मर्ज होना, जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म मिलकर आपस में मर्ज हो जाती है या फिर मिलकर एक फर्म बन जाती है तो वहां पर भी हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ती है। बात करते हैं अपनी पार्टनरशिप की। तो बेटा पार्टनरशिप में ये जो पहले 4 पॉइंट्स हैं इन हर केस में हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों करते हैं बेटा? देखिए, जो हमने चारों केस देखे हैं, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है या डेथ है, इस केस में क्या होता है बेटा देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो among the existing partners due to any incident। ठीक है, और जब जब रेशो चेंज होते हैं बेटा इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एंड इन ईच एंड एवरी केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, वन और मोर पार्टनर विल सैक्रिफाइस देयर शेयर एंड वन और मोर पार्टनर विल गेन द शेयर। तो यहां पर आप कह सकते हो जो गेनिंग पार्टनर है उसने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से हिस्सा खरीदा होता है बेटा। तो खरीदने के लिए उस पार्टनर को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे करना पड़ेगा और वो अमाउंट होता है गुडविल का। यानी
कोई भी गेनिंग पार्टनर जब हिस्सा खरीदेगा ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, तो वहां पर जो गेनिंग पार्टनर है वो उसको एक अमाउंट पे करता है और वो अमाउंट होता है गुडविल का, इसलिए हमें गुडविल को वैल्यूड करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है बेटा फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल ऑफ द फर्म। तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल ऑफ द फर्म। बहुत सारे फैक्टर है बेटा जो एक फर्म की गुडविल पे इफेक्ट डालता है, उनमें से कुछ फैक्टर्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। बहुत ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिस फर्म की मैनेजमेंट अच्छी होगी, ठीक है, तो उसकी गुडविल मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी होगी। जिस फर्म की मैनेजमेंट पुअर होगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगाती है, मैनेजमेंट खुद चीजों को लेकर कंफ्यूज रहती है बेटा, तो उसकी गुडविल भी पुअर होगी। सेकंड पॉइंट है बेटा फेवरेबल लोकेशन, कि भाई जो आपकी फर्म है वो किस लोकेशन पर सिचुएटेड है। अगर लोकेशन फेवरेबल है तो गुडविल अच्छी होगी। फेवरेबल लोकेशन का मतलब क्या है बेटा, कस्टमर सप्लायर बहुत इजीली से वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर वो इजीली वहां पे पहुंच सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी फर्म की सेल अच्छी होगी, और आपकी फर्म की सेल अच्छी होगी तो बेटा आपकी फर्म की गुडविल भी अच्छी होगी। यानी लोकेशन से भी फर्म की गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है। फिर है बेटा फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है, अगर किसी फर्म के पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स फेवरेबल प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट्स है सेल एंड परचेज के, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उसकी गुडविल भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए जितना पुराना बिजनेस मार्केट में उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू, उतनी ज्यादा गुडविल। ठीक है, नए बिजनेस की तुलना में नॉर्मली जो पुराना एस्टेब्लिश बिजनेस है बेटा उसकी गुडविल हमेशा अच्छी होती है। फिर बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स। जिस फर्म के पास जितने ज्यादा पेटेंट्स राइट्स होंगे वो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी और उसकी गुडविल उतनी ही अच्छी होगी बेटा। ठीक है, एक्सेस टू सप्लाई। अगर किसी फर्म के पास ऐसा रॉ मटेरियल्स जो बहुत स्केर्ड है, बहुत लिमिटेड है, उसके पास बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत एक्सेस है, तो ऑब्वियस सी बात है उस फर्म की गुडविल अच्छी होगी, क्योंकि कस्टमर को पता होगा बेटा कि कहीं पे मिले या ना मिले बट उस फर्म के पास वो जरूर अवेलेबल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी गुडविल अच्छी होगी बेटा। फिर यहाँ पे क्वालिटी। अगर कोई एक फर्म अपनी गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी रखती है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो गुडविल है वो भी बहुत अच्छी होगी, और पुअर क्वालिटी की गुड्स होगी तो बेटा गुडविल भी पुअर होगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा पास्ट परफॉर्मेंस, कि फर्म की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, फर्म ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। अगर फर्म की पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उसकी प्रेजेंट में गुडविल भी बहुत अच्छी होगी, और अगर पास्ट परफॉर्मेंस पुअर रही है तो बेटा गुडविल भी पुअर होगी। ठीक है बेटा, तो ये सारे वो फैक्टर्स थे, ठीक है, जिनके ऊपर गुडविल डिपेंड करती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल की। देखिए बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। एक होता है बेटा परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो पहले बात करते हैं बेटा परचेज गुडविल की। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है बेटा जो हम लोग या कोई फर्म परचेज करती है। नॉर्मली जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो वहां पर परचेज गुडविल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमें उस गुडविल के लिए भी एक अमाउंट पे करना पड़ता है, तो यहां पर हमें कंसीडरेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना है, तो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी मतलब उसकी गुडविल, उसके नाम को हम लोग यूज करना चाहते हैं, और उसका नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, इसीलिए उसके नाम को यूज करने के लिए हमें एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वो होगा अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, यानी यहाँ पर मतलब क्या हुआ, हमने जो गुडविल है वो परचेज की है और उसके लिए हम एक अमाउंट भी पे करते हैं, यानी इसमें कंसीडरेशन पे किया जाएगा। अब क्योंकि कंसीडरेशन पे किया जाएगा तो बेटा इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स, और जब इसके अगेंस्ट कंसीडरेशन पे किया जाएगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, और इसको हम दिखाते हैं नॉर्मली बेटा बैलेंस शीट में। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं असेट्स की साइड में। अब बात करते हैं बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिए नाम ही बता रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसके लिए हमने कोई कंसीडरेशन पे नहीं की है। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सालों उसमें लगाए, और सालों लगाने के बाद धीरे धीरे लोग हमें मार्केट में जानने लग गए, तो यहां पर हमने क्या किया है, अपनी गुडविल खुद ही जनरेट की है काम करके, एफर्ट्स करके।
ठीक है। बट यहां पर बात करें मॉनेटरी वे में हमें कुछ भी कंसीडरेशन पे नहीं करना है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना बेटा यहां पर मॉनेटरी वे में पे नहीं करना है, बट अगर आप देखें तो आपके एफर्ट्स और आपका हार्डवर्क वो इसके अगेंस्ट कंसीडरेशन है। बट यहां पर मॉनेटरी वे में आप कुछ पे नहीं करते, और जब आप मॉनेटरी वे में कुछ पे नहीं करते तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि बेटा इसको रिकॉर्ड भी नहीं करना है, यानी इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, ठीक है बेटा। तो ये थे टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक नंबर में बहुत पूछा जा सकता है, तो इसलिए बेटा आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल या मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। बेटा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो सबसे पहला मेथड आता है बेटा वो उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट बेटा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वैसे क्वेश्चन में लिखा होता है, बट इसका मेन नेम होना चाहिए बेटा सिंपल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो पहले बात करेंगे बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की, कैसे इससे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। देखिए गुडविल का जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू मेन नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू मेन नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पर कैसे हम लोग एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है बेटा। देखिए कई बार क्या होता है किसी साल में किसी अबनॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से या फिर जो हमारा क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, उसको ओवर या अंडर वैल्यूड करने की वजह से, या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करने की वजह से, या फिर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करने की वजह से हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा या फिर कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, जो हमारे अबनॉर्मल कंटेंट्स हैं, ठीक है, उनको एडजस्ट करना है और दोबारा से हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, हमें ऐड करना पड़ेगा बेटा अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, ये अबनॉर्मल लॉस है बेटा। हर साल तो इस तरीके के लॉस नहीं होते होंगे, ठीक है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लीजिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेटा जैसे कि मशीन पर किया गया खर्च, या फिर मशीन को लाने पे किया गया खर्च, या फिर असेट्स को खरीदने पे किया गया खर्च, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इनसे हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, बट हमने प्रॉफिट निकालने में इसको क्या ट्रीट कर दिया बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो घट गया होगा और हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कम आया होगा। इसके अलावा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप अंडर वैल्यूड कर ले, तो उसके अंडर वैल्यूड करने से क्या होता है सर, अंडर वैल्यूड करते हो तो क्लोजिंग स्टॉक बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, और क्रेडिट साइड होती है इनकम वाली साइड, तो आपकी इनकम यानी आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या फिर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया हुआ है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है जितनी उसकी वैल्यू थी उससे ज्यादा आपने उसमें रिकॉर्ड कर रखा है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक जो है बेटा डेबिट साइड में आता है। अब ओपनिंग साइड जब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा तो उससे क्या होगा, जो आपके खर्चे थे वो ज्यादा हो जाएंगे बेटा, और उससे आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से कम आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नॉन बिजनेस लॉस, अब नॉन बिजनेस लॉस कौन सा होता है बेटा, नॉन बिजनेस लॉस का मतलब होता है जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, हमारी फर्म असेट्स बेच के प्रॉफिट या लॉस कमाने के लिए नहीं बनी है, तो इस तरीके के प्रॉफिट या लॉस, गेन या लॉस जो है बेटा वो नॉन बिजनेस लॉस होते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे ही अगर बात करें जो अबनॉर्मल गेन है, अबनॉर्मल गेन मतलब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब भैया हमारी फर्म इंश्योरेंस क्लेम करके प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी ना बनी है, अगर किसी साल में अबनॉर्मल गेन हुआ है फर्म को तो उससे क्या होगा, हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं बेटा, नॉर्मल नेचर के खर्चे जो फर्म को चलाने के लिए बहुत जरूरी थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, तो वो हमें खर्चों में दिखाने चाहिए थे, बट उसको
हमने ट्रीट कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी असेट्स पे किया गया खर्च। हमने खर्चों में दिखाया नहीं, जब हमारे खर्चे कम हो गए तो क्या हुआ, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो उस एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रखा है तो इससे भी क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा बेटा वो ज्यादा होगा, जबकि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे कम होना चाहिए था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया इसलिए हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या फिर वही बात है ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड किया हुआ है, तो यानी हमने खर्चे कम दिखा रखे हैं, तो उससे भी क्या होगा बेटा, हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से काफी ज्यादा आ जाएगा। इसके अलावा नॉन बिजनेस इनकम, ठीक है, से गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, यहाँ पे आपने असेट्स बेच के लाभ कमा लिया। अब क्या असेट्स बेच के लाभ कमाने के लिए फर्म बनी है बेटा, तो उससे भी क्या होगा, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा माइनस। और इसके अलावा मैनेजमेंट कॉस्ट, उसको हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि गुडविल के टाइम पर वैल्यूएशन करने के टाइम पर मैनेजमेंट कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें इनके इफेक्ट को खत्म करना है। तो जो अब नॉर्मल लॉस था बेटा वो एक्चुअल प्रॉफिट में ऐड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रखा था उसको भी ऐड करना पड़ेगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, नॉन बिजनेस लॉस भी ऐड हो जाएगा। और लेस क्या क्या करोगे बेटा, अब नॉर्मल गेन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हमने ट्रीट किया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो भी माइनस होगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक वो भी माइनस होगा, नॉन बिजनेस इनकम भी माइनस होगी, और मैनेजमेंट कॉस्ट अगर वैल्यूएशन के टाइम पर कुछ थी तो उसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा बेटा। सारी चीजें नहीं मिलेंगी, घबराना नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। इनमें से 2 या 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कैसे आप एडजस्ट करोगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, ये इसका फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है पहले, फिर अपने को क्या करना है, एवरेज निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट का। कैसे करेंगे बेटा, मान लीजिए 4 साल का हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, तो 4 साल के नॉर्मल प्रॉफिट का सम करना है और उसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगा देना है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा, एक ये वाला एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन ही करके हम लोग देख लेते हैं, तब शायद आपको ये मुश्किल ना लगे। तो देखिए बेटा, इसमें से किस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो है जैसे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मधु एंड निधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 April 2022 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of profit. Goodwill of the firm will be valued at 2-year purchase of 3 years normal average profit of the firm. ठीक है, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर वर 2020, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, 2021 लॉस दे रखा है बेटा 80,000, इंक्लूड्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 2020। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आपको गुडविल वैल्यूड करनी है, तो एक बार यही क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे 4 कॉलम बनाइएगा। सबसे पहले ईयर एंडेड दैट इज 2020। ठीक है, इसमें देखिए कितना दे रखा है, 2020 में प्रॉफिट दे रखा है बेटा 1,10,000। ठीक है, अब इसमें लिखा है अपना इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब समझिए बेटा, हमारी फर्म जो है असेट्स बेच के लाभ कमाने के लिए नहीं बनी, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू को बढ़ा देती है। हमें नॉर्मल लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 30,000 माइनस। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 80,000। क्लियर, तो ये हो गया 2020 का। अब बात करते हैं बेटा 2021 की। 2021 में आपका लॉस दे रखा है बेटा 80,000। ठीक है, और ये लॉस कब आया बेटा, लॉस आया है इंक्लूड्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,10,000। ठीक है, वीआरएस पे कर दिया। वीआरएस का मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉय अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा था फर्म से, तो फर्म ने क्या किया, उसको 1,10,000 रुपए वीआरएस के रूप में पे कर दिया। अब ये वीआरएस भी
ठीक है, आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है बेटा, ठीक है, हर साल जो है एम्प्लॉइज वीआरएस नहीं लेते हैं, तो इससे क्या हुआ होगा, हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा बेटा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 30,000, जबकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट दिखा रहा था 80,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 30,000। अब बात करते हैं बेटा 2022 की। 2022 में इन्होंने प्रॉफिट दिखा रखा है बेटा 30,000, ठीक है, और बोला गया है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर है बेटा 40,000 का। लॉस बाय फायर भी अब नॉर्मल लॉस है, हर साल थोड़ी ना आग लगती है बेटा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा 40,000, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 70,000, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट का सम करना है, टोटल करना है, ठीक है। तो इट विल बी 1,80,000, ठीक है। तो ये 1,80,000 आ गया। तो पहले अपने को क्या करना है, अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट कितना है 180 का है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने बेटा 3 है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे गुडविल, इसका फॉर्मूला, इसकी वैल्यू निकालनी है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स इनटू में 2 ईयर ऑफ परचेज। तो हमने एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया बेटा, तो 60,000 इनटू में 2 दैट इज 1,20,000। बस दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो अब करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट मेथड। तो बेटा अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैसे निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट यहाँ पर वेटेड एवरेज है क्या, ठीक है। तो पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, तभी तो आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें निकालना होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, वही सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट जैसा हमने पिछले वाले मेथड में भी डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जो वेट दे रखे हैं बेटा हर साल के प्रॉफिट पे, ठीक है, वो आपको उनके सामने असाइन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले बेटा वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और वेटेड प्रॉफिट कैसे होगा, देखिए एक कॉलम में आपका प्रॉफिट रखा होगा, एक कॉलम में उसके सामने उनका वेट रखा होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है बेटा वेटेड प्रॉफिट। फिर उसका सम टोटल कर लेना है और एवरेज निकालने के लिए टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करना है टोटल ऑफ वेट से। तो यहां पर आ जाएगा बेटा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपका आ जाएगा गुडविल। क्लियर। तो देखिए ये तो इसके स्टेप है, एक बार एक क्वेश्चन की हेल्प से करके भी देख लेते हैं कि कैसे इसमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो बेटा चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे, बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन है रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60-40 and for the last 4 years they have been getting annual salary of rupees 50,000 and 40,000 respectively. The annual accounts have shown the following net profit before charging partner salary. 2020 का प्रॉफिट है बेटा 1,40,000, 21 का है 1,01,000 और 22 का है 1,30,000. On 1st April 2022, Ginu is admitted to the partnership for 1/4 share in profit without any salary. Goodwill is to be valued at 4-year purchase of weighted average profit of last 3 years after partner salary. Profit is to be weighted as 1 to 3, the greatest weights being given to the last year. Calculate value of goodwill. क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा अपना ईयर, ये है 2020, 2021
2022। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप लिख लेते हैं प्रॉफिट, दैट इज 1,40,000, फिर 1,01,000, फिर 1,30,000। ठीक है, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट किस चीज की बेटा? सैलरी की है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि भैया सैलरी के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज निकालना है वेटेड प्रॉफिट के साथ। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 90,000, हमें एडजस्ट करना मतलब लेस करना पड़ेगा सैलरी का, क्योंकि दोनों की सैलरी मिलके है 50,000 और 40,000 90,000। ठीक है, तो नॉर्मल जो प्रॉफिट आएगा बेटा यहाँ पे आ जाएगा 50,000, यहाँ पे 11,000 और यहाँ पे 40,000। ठीक, वेटेज दे रखा है बेटा 1 2 3, तो इट विल बी 50,000, 22,000, 1,20,000। ठीक है, फिर इसका सम टोटल कर ले बेटा वेटेड प्रॉफिट का, तो ये हो जाएगा 1,92,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हमें वेट्स का भी टोटल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6। तो यहां पे हम एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में सम टोटल ऑफ वेट्स। तो ये हो जाएगा बेटा 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 32,000। ठीक, अब हमें निकालना है गुडविल, दैट इज एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू 4 years ऑफ परचेज, ये बोला गया। तो ये हो जाएगा बेटा 32,000 इंटू 4, दैट इज 1,28,000। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर फॉर गुडविल। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे हमने कर लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं गुडविल वैल्यूएशन के सबसे इंपॉर्टेंट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड की। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो भैया गुडविल का फॉर्मूला होता है इस मेथड से, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब ये तो हो गया बेटा गुडविल निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको पता है। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखिए सुपर प्रॉफिट होता है बेटा एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कोई भी फर्म जब इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा कमाए, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाए, तो वो जितना ज्यादा कमाती है नॉर्मल प्रॉफिट से उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट किसकी वजह से जनरेट होता है बेटा? गुडविल की वजह से होता है। यानी जिन फर्मों की गुडविल मार्केट में ज्यादा है वो अपने जैसी दूसरी फर्मों से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, वो नॉर्मल रेट से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो नॉर्मल रेट से जितना ज्यादा उन्होंने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया है वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूले के रूप में बेटा हम लोग लिखते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एसपी इज इक्वल टू एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और यहां पे एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट को हम लिखते हैं एपी और नॉर्मल प्रॉफिट को लिखते हैं एनपी। ठीक है, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं 50,000, बट उसी इंडस्ट्री में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बनता है 30,000 जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है। तो इसका मतलब जो 20,000 है वो आपका सुपर प्रॉफिट है।
वो आपका सुपर प्रॉफिट है, राइट। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि भाई ये कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट का तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें, जितने भी साल का दे रखा है उसका टोटल करें और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें, तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, हमने पहले भी किया है। बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट is equal to total capital employed into normal rate of return या fair rate of return अपॉन 100, ठीक है। तो मान लीजिए एक फर्म में 3 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टेड है, ठीक है, और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 30,000, ये वाला, ठीक है। बट आपकी जो फर्म है 3 लाख रुपए लगाकर कितना कमा रही है, 50,000 कमा रही है। अब देखो ना, 3 लाख में आपको कम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मिलना चाहिए 30,000, बट आपकी फर्म कमा रही है 50,000, तो ये जो 20,000 रुपए है बेटा, यही आपका सुपर प्रॉफिट है। और ये किसकी वजह से कमाया जाता है, ये आपकी फर्म की गुडविल की वजह से कमाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। बट अब यहाँ पे एक नई चीज और आ गई बेटा कि यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। यहाँ पे असेट्स माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटी, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल और पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल करो, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है वो प्लस करो, प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है, जिसको बेटा हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी कहते हैं, ठीक है। वो करोगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। इसको कहते हैं असेट्स एंड इसको कहते हैं लायबिलिटीज एंड, ठीक है बेटा। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड में मेरे अकॉर्डिंगली 3 तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट यानी मिसिंग वैल्यू। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और तीसरा, जब सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है बट क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट आपको गिवन है। तो तीनों का बेटा एक एक क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है, ऑन 1st of April 2022 an existing firm had assets of ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। यानी आपको टोटल असेट्स दे रखी है बेटा 75,000 की, ठीक है। इट्स क्रेडिटर ऑफ रुपीज अमाउंटेड टू ₹5,000, क्रेडिटर्स दे रखा है बेटा 5,000 का, ठीक है। अब ध्यान ये रखना, देखिए इसमें क्या लिखा है 75,000 इंक्लूडिंग कैश, तो ऑब्वियस सी बात है कैश इंक्लूड ही होता है तभी बनती है हमारी टोटल असेट्स, ठीक है। फिर लिखा है फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ ₹10,000 while partners capital account showed a balance of ₹60,000, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है बेटा दैट इज 20%, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है बेटा 24,000 और वो है सुपर प्रॉफिट इनटू में 4 ईयर परचेज। ये सब आपको गिवन है, कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल सा है, आपको वो अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं बेटा। असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू 75,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल टू 70,000, ठीक है। फिर यहाँ पे
आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे ही रखा है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 70,000 इंटू 20/100 दैट इज 14,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुडविल दे रखा है, ठीक है 24,000, और कैसे दे रखा है, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 24,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 6,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका 6,000 आ गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 14,000 है, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 20,000। तो दिस इज योर आंसर, बस ऐसे निकालना है। 3 या 4 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अच्छे से कर देना। ठीक है बेटा, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसमें आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज ₹2 लाख, यानी आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बेटा दैट इज 2 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, यानी आपको NRR भी दे रखा है दैट इज 10%। ठीक है, इफ द गुडविल ऑफ फर्म इज 2,50,000, गुडविल भी दे रखा है बेटा दैट इज 2,50,000। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 4 इयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी कर दी थी। तो अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 4 ईयर ऑफ परचेज। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या बनेगा बेटा, गुडविल दे रखा है 2,50,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बेटा आपका 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी 62,500, राइट। अब यहाँ पे ये आ गया बेटा आपका सुपर प्रॉफिट। अब आपका एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ही लिख लीजिए, वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 62,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 2 लाख माइनस 62,500 दैट इज 1,37,500। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1,37,500 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10 अपॉन में 100। तो यहां से ये कट जाएगा बेटा, तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1,37,500 इंटू 10 दैट इज 13,75,000। ठीक है, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी मेथड का बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बड़ा, तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म
and they admit Jaspal into the partnership. That is on 1st April 2022. They agreed to value goodwill at 3-year purchase of super profit method, for which they decided to average profit of last 5 years. द प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर आपको बताया गया है, मैंने भी यहाँ पर लिखा है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है बेटा 2020 का, उसमें अब नॉर्मल लॉस इंक्लूड है 1 लाख रुपीज का, और 31 मार्च 2021 का जो प्रॉफिट है उसमें अब नॉर्मल गेन इंक्लूड है 40,000 रुपीज का। ठीक है, टोटल असेट्स दे रखिए 20 लाख की, आउटसाइड लायबिलिटीज है बेटा 5 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। क्लियर? तो आपको गुडविल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट देखिए, प्रॉफिट दे रखा है आपको ईयर्स और प्रॉफिट दे दिया, एडजस्टमेंट पहले साल में कुछ नहीं है, दूसरे साल में कुछ नहीं है, ठीक है, तीसरे साल में बोला है कि जो 1 लाख रुपया प्रॉफिट आया बेटा 1 लाख रुपए के अब नॉर्मल लॉस के बाद आया, तो इसका मतलब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा वापस। ठीक है, अब यहाँ पे जो 260 है इसमें लिखा है, इसमें इंक्लूड है अब नॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 40,000, यानी इसको आपको लेस करना पड़ेगा 40,000 को। ठीक है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा बेटा इट विल बी 1,50,000, 1,80,000, इट विल बी 2 लाख, और ये हो जाएगा बेटा 2,20,000, और ये हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, टोटल कर देना है बेटा। ठीक, तो ये तो 0, 8 और 2 10 19, 9 आ गया बेटा, 6 8 9, 9,90,000, 9,90,000। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो हो जाएगा 1,98,000। ठीक है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसमें इन्होंने बताया है कि भाई टोटल असेट्स है 20 लाख की और आउटसाइड लायबिलिटी है 5 लाख की, तो कैपिटल हो जाएगा बेटा टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, दैट इज 20 लाख माइनस 5 लाख, यानी 15 लाख। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 15 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10% अपॉन में 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा बेटा 1,50,000। राइट, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1,98,000 माइनस 1,50,000। ठीक है, इट विल बी 48,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक, और गुडविल है सुपर प्रॉफिट इनटू में 3 इयर्स ऑफ परचेज, तो दैट इज इक्वल टू 48,000 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1,44,000। ये आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का। क्लियर? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 25। अब इसके बाद एक मेथड और रहेगा बेटा, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड, वो भी हम करके देख लेते हैं। तो बेटा अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल की। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके से हम लोग गुडविल वैल्यू करते हैं बेटा। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है,
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है बेटा गुडविल का वो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है बेटा गुडविल का वो है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं दोनों मेथड से कैसे गुडविल निकलती है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो बेटा देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, आपकी टीएस ग्रेवाल का, उसी से दोनों मेथड से गुडविल कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है टोटल कैपिटल 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बन जाएगा बेटा 2 लाख इनटू 100 अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 20 लाख। ठीक है, तो ये आगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बस अब निकाल दो। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 16 लाख, आंसर होगा बेटा 4 लाख। ठीक, तो ये तो था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, मतलब जितना सुपर प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन हो तो आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, वो आपने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करा बट आपने प्रॉफिट कमा रखा है, तो इसका मतलब वो भी आपकी गुडविल है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो फॉर्मूला बनता है बेटा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 2 लाख रुपया आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 16 लाख का 10% दैट इज 1,60,000 आ जाएगा बेटा। तो सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल निकालना है, इस फॉर्मूले से आप लिखेंगे 40,000 इंटू 100 अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 4 लाख। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दोनों मेथड से हमने गुडविल निकाल के देख ली। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था बेटा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प कर पाए, और अगर आपको हेल्प कर पाती है बेटा, आपको अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, तो बेटा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम, ऑल द बेस्ट।